हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है? देखो भाई, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईएमटी और ईएमटी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कूलम फोर्स को। उस कूलम फोर्स के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे जो स्टैंडर्ड केसेस हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली थी। उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो एक बार मैं वापस से रिकॉल करा दूं आपको। 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे रिकॉल करने में। मैंने लास्ट जो छोड़ा था वो छोड़ा था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और मैंने ये कहा था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे। हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज था। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेंथ किसके कंपैरिजन में? जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड। तो यहां पर एक कोई पॉइंट P था, उस P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। दो डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, X और Y। फिर मैंने आपको ये कहा था कि ये जो एंगल है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे के। दोनों दो अलग अलग वैल्यू आई थी। एक आई थी EX की वैल्यू। EX की वैल्यू आई थी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। और EY की जो वैल्यू आई थी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक लाइन चार्ज के लिए, है ना। लाइन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पर दो स्पेशल केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है जब वायर बहुत लॉन्ग है। बहुत लॉन्ग वायर का मतलब है कि जो लेंथ है वायर की वो बहुत ज़्यादा है और जो P पॉइंट है वो लगभग कहाँ पे आ जाता है? मिडिल में आ जाता है। वायर की जो भी लेंथ है उसके मिडिल में आ जाता है। तो उस केस में जो दोनों एंगल हैं थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू हो जाती है π/2। और दोनों की वैल्यू π/2 हो जाती है तो ये EX वाला जो फॉर्मूला है, जब आप इसमें साइन थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 और यहाँ से हमारे पास EX का फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2k लैम्डा अपॉन r। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2k लैम्डा अपॉन r। और y डायरेक्शन में देखें तो cos π/2 दोनों पे जीरो दे देगा, तो y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वो हो जाता है जीरो। फिर इसका एक स्पेशल केस ये बनता है कि जो पॉइंट P है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो दोनों ही एंड, मतलब वायर के जो दो एंड है उनमें से किसी भी एक एंड के सामने आ जाए, है ना। तो अगर वो किसी भी एक एंड के सामने आ जाएगा तो जो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं वो ये होती है कि थीटा 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर थीटा 1 जीरो हो जाएगा तो थीटा 2 π/2 हो जाएगा। दूसरा केस ये बन जाएगा कि थीटा 2 जीरो हो जाए तो थीटा 1 क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। जब हम ये वैल्यूज इन फॉर्मूला में डालेंगे EX और EY की वैल्यू में डालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है EX की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k लैम्डा अपॉन r। और EY की वैल्यू भी सेम आती है, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं k लैम्डा अपॉन r। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इनके बीच का कॉस जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। ये एक लाइन चार्ज की वजह से। फिर हमें निकालना है एक डिस्क की वजह से। डिस्क की वजह से मैंने आपको बता दिया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और यदि मैं कह दूं कि जो पॉइंट है वो डिस्क के सेंटर पे है तो उस केस में x की वैल्यू जीरो हो जाती है और EX जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। यानी कि जो डिस्क है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है? एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से तरह बिहेव करने लग जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो ये लिखा जाता है टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द प्लेट और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये टूवर्ड्स द प्लेट होता है। तो ये जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, मतलब जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस से इस फॉर्मूला को कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल कब है, जब शीट की बात चल रही है, जब एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज है। यहाँ कंडक्टिंग शीट की बात नहीं हो रही है। अगर मैं बोल दूं कंडक्टिंग शीट, तो कंडक्टिंग शीट के केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उस केस में फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद की बात करें तो एक केस हमें ये मिलेगा सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। सेमी सर्कुलर रिंग का मिलेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आएगा, एक्स डायरेक्शन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि जब आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे। तो इनके जो वाई कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स कंपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है ई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि सेम आ रहा है, जो कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के मिडिल पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जो कि वैल्यू आई थी 2k लैम्डा अपॉन आर। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आ रहा है और वाई डायरेक्शन में 0 आ रहा है। अगर इस रिंग का भी हाफ कर दिया जाए, यानी कि क्वार्टर रिंग बना दी जाए, इस रिंग को भी हाफ कर दिया जाए, दैट मीन्स कि क्वार्टर रिंग बना दी जाए, तो उस केस में जो ई एक्स और ई वाई है दोनों की वैल्यू मिलती है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का स्पेशल केस था जिसमें पॉइंट रखा था एंड के ऊपर, पॉइंट रखा था एंड के ऊपर, वो फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पर भी क्या आ जाता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाता है क्वार्टर रिंग का केस, ये हो जाता है सेमी सर्कुलर रिंग का केस। क्लियर है यहां तक? देखो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर जिनके नेचर अपोजिट है, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, उनके बीच कोई डिस्टेंस है, उनके बीच कोई डिस्टेंस है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये क्या है, चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस। उनके बीच के डिस्टेंस को यहाँ पर 2l से लिखा है। ये लिखने का तरीका है, ये 2l से कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। मगर मान लो आपको ऐसा मिले कि a और b दो चार्ज है, उनके बीच के डिस्टेंस लेट सपोज 5 मीटर दे रखी है, तो कभी आप गलती से ऐसा मत कर देना कि सर ने यहाँ से 2 लगा रखा है। तो ये 2l, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। 2l का मतलब है डिस्टेंस, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, आप ये सोचो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली ये इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायमेंशन, इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलम, कूलम इनटू मीटर। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी कूलम इनटू मीटर। डायपोल की जो डायरेक्शन होगी हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा होगी माइनस से प्लस।
यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये वाला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको एक इससे सिंपल पॉइंट बता देता हूं। ये वाला पॉइंट डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। देखो भाई, मैं यहां से अलग से बता देता हूं उसको। हमारे पास दो केस बनाए जाएंगे, एक ये है माइनस क्यू चार्ज है और एक है ये प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने 2L है, और यहां पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब है ये P पॉइंट यहां पर है। इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर से जो हम डिस्टेंस मानते हैं, ये सेंटर से डिस्टेंस मानते हैं इसकी कितनी R है। ठीक है, इसके सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं कितनी R। एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है EP, EP ये इसकी वैल्यू होती है 2kpr, 2kpr ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, 2kpr ओवर अंडर रूट नहीं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनता है कि व्हेन R ग्रेटर देन L, जब R ग्रेटर देन L हो जाएगा तो उस केस में हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर स्क्वायर को क्या लिख देंगे, R पावर 4, यानी कि R की पावर क्या हो जाएगी 4। उस केस में जो ये फॉर्मूला है EP, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2kpr अपॉन R पावर 4। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है 2kp अपॉन R क्यूब, 2kp अपॉन R क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है। एक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है, और उसका स्पेशल केस ये है 2kp अपॉन R क्यूब। क्लियर है यहां तक? ये है एक्सियल पॉइंट के लिए। एक इसी तरह से आता है एक इक्विटोरियल पॉइंट, और इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये दो चार्ज हैं, एक माइनस चार्ज है एक प्लस है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब है एक लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन, जो इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। एक लाइन होगी माइनस क्यू और क्यू को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे इक्विटोरियल पॉइंट। ये पॉइंट कहलाएगा इक्विटोरियल पॉइंट। इस इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से क्यू, ये एक्सियल के लिए। इक्विटोरियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला आता है kp अपॉन R स्क्वायर, kp अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2।
यहां पर भी स्पेशल केस बनाया जाता है। स्पेशल केस क्या बनाया जाता है कि आर ग्रेटर देन एल है, तो उस केस में ई इक्विटोरियल जो है वो बन जाता है के पी अपॉन आर क्यूब। और ये जो के पी अपॉन आर क्यूब है इसकी डायरेक्शन होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायपोल, डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसमें लगा देते हैं माइनस। इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना हो, एक्सियल के बीच में और इक्वेटोरियल के बीच में, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल की वजह से एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स है। क्लियर? अब देखो भाई, किसी जनरल पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जनरल पॉइंट के ऊपर। तो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये यहाँ पर। अब इस डायग्राम को मैं वापस से बना के दिखा रहा हूँ। जनरल पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल की वजह से। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहां पर डायपोल हो गया ये। कोई जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट का मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया पी, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यहां पर डायपोल की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये डायपोल हो गया। ये जो जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट यहां से डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस के ऊपर। इस डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। यानी कि जो डायपोल है वो डायपोल भी एक एंगल बनाकर बैठा हुआ है थीटा। डायपोल भी एक एंगल बनाकर बैठा हुआ है थीटा। हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब किसी एंगल पर होती है तो उसके कंपोनेंट हम कर सकते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट चला जाएगा ये, जिसको मैं लिखूंगा पी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट चला जाएगा ये, जिसको लिखूंगा मैं पी साइन थीटा। ये बात क्लियर हो गई क्या? ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। इस पॉइंट को ए मान लो, ए मान लो इसको। अब ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए काम कर रहा है एक्सियल पॉइंट की तरह, और पी साइन थीटा के लिए काम कर रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह। भाई पी कॉस थीटा भी एक डायपोल हो गया। अगर डायपोल के कंपोनेंट है तो वो भी डायपोल ही होंगे। तो पी कॉस थीटा डायपोल जो है उसके लिए ए पॉइंट हो गया एक्सियल पॉइंट, यानी कि उसी के एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और पी साइन थीटा के लिए जो ए पॉइंट है वो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर पर आ रहा है। तो फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट ए
इज एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए जो डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³। और यहां पर p है डायपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे 2kp cos थीटा/r³, 2kp cos थीटा/r³। और p sin थीटा के लिए क्या बनेगा, फॉर p sin थीटा पॉइंट A इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है kp/r³। और यहां पर डायपोल कितना हो गया p sin थीटा, तो ये हो जाएगा kp sin थीटा। ये बात क्लियर हो गई क्या? तो एक्सियल की वजह से तो होता है सेम डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया ई एक्सियल। और इक्वेटोरियल का क्या होता है, डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट, ये क्या कौन सा हो गया, ये हो गया ई इक्वेटोरियल। बताओ भाई बताओ, यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है सभी को, जल्दी बोलो। तो अब अगर मेरे को E1 ये एक्सियल हो गया 2kp, k की वैल्यू दी मैंने 4πε0, तो 2kp cos थीटा/r³, और ये हो गया इक्वेटोरियल। तो रिजल्टेंट जब निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, √E1² + E2², जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी p/4πε0r³, जिसको आप लिख सकते हो kp/r³, 1 + 3 cos² थीटा और उसका रूट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना हो तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाया ये वाला, तो ये वाला डायग्राम ले रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन ले रहा हूं। ये ई एक्सियल हो गया जिसको हम E1 कह रहे हैं, और ये हो गया E2 जिसको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल। तो इनका जो रिजल्टेंट गया है वो ऐसा गया है, ये रिजल्टेंट गया है। तो अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये भी कितना हो गया E2। मान लेते हैं इनका बीच का एंगल है फाई, तो tan फाई जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E2/E1। tan फाई की वैल्यू हो जाएगी E2 और E1, यानी कि डायपोल की डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए tan फाई इक्वल्स टू हो गया E2/E1। और जब आप E2 इस E2 की और इस E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहां से इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा/2। ये जो फाई है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ये वाला मैंने आपको कराई दिया है पूरा। हाँ जी, पहले इस पे आ जाते हैं, पोटेंशियल पे।
तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इसको मैं जब पोटेंशियल बताऊंगा तब भी बढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप ये जान लो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और अगर इसको हम वेक्टर में लिखें तो ये बनता है के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ठीक, देखो अब यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा हो जाता है जीरो, कॉस थीटा होता है जीरो, यानी कि जो पोटेंशियल है वो हो जाता है जीरो, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो। और यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा हो जाता है 1, यानी कि पोटेंशियल हो जाता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब एक आगे मैं आपको कुछ भी चीज बताऊं उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। यहां पर मैंने लिखा ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l। हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्सियल पॉइंट और ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है kp अपॉन आर क्यूब। और एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी कि kp अपॉन आर स्क्वायर, kp अपॉन आर स्क्वायर। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो। तो आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जबकि एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है कितना होता है, kp अपॉन आर स्क्वायर। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है हमेशा। फिर यहां से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, 1/r³ के। ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, जबकि जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है डायपोल की वजह से, तो वो कैसे निकाला जाता है। फिर भी तुम्हारी कई टेक्स्ट बुक जो भी तुम पढ़ते होगे या पढ़ी होगी उनमें एक फॉर्मूला और लिखा होगा। हालांकि आंसर सारे के सारे फॉर्मूला सेम ही देंगे, कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ा कान ही जाएगा हर सूरत में। आंसर, अल्टीमेट आंसर जो है, फाइनल आंसर वो सबसे सेम आना है। फिर भी अगर कई बच्चों ने अलग से अपनी टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा हुआ हो और आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ा हुआ है, तो कई टेक्स्ट बुक में यहां से थीटा एंगल बनाकर
है ना। ये जो Ex की वैल्यू है यानी कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है Ex 3kp sin थीटा cos थीटा अपॉन r क्यूब, और Ez यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि z डायरेक्शन में मैंने y की जगह z ले लिया, तो kp 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन r क्यूब। रिजल्टेंट इसका निकालोगे तो वही सेम आएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रिजल्टेंट वही सेम आएगा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और रेडियल कोऑर्डिनेट का आंसर जो मैं आपको बता चुका हूं 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब और kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये ऐसा कोई याद करने वाली चीज है नहीं, आपको अलग से टेक्स्ट बुक में मिल जाए तो फिर कर लेना उसको, बस कि हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया। अब देखो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो पोजीशन इंडिपेंडेंट है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कहीं वर्ड लिखा हुआ मिला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मतलब है पोजीशन इंडिपेंडेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। पोजीशन इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर या किसी भी तरह के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये पैरेलल लाइंस क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ये लाइंस ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डायपोल रख दिया। डायपोल का मतलब है कि दो मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका नेचर अपोजिट है। एक माइनस का हो गया और एक किसका हो गया, प्लस का हो गया। और ये जो डायपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फाई एंगल पर है, फाई एंगल पर है, आप चाहो तो थीटा भी लिख सकते हो। तो होगा क्या कि दोनों जो चार्ज है उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा जिसकी वैल्यू होगी QE, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी QE होगी पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस QE नेगेटिव डायरेक्शन में, तो टोटल नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है एक दूसरे के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी आ गई, L sin फाई। ये अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, D sin फाई, D sin फाई। तो ये दोनों मिलकर क्या जनरेट कर देंगे, कपल, और वो कपल ही किसका काम करेगा, टॉर्क का काम करेगा। तो टॉर्क ये हो गया टॉर्क, टॉर्क या कपल। तो टॉर्क या कपल क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया, कोई भी फोर्स ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, D sin फाई। क्योंकि Q इंटू डी चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डाइपोल।
तो ये जो Q इंटू डी है वो बन जाएगा P, तो यहां से बन जाएगा टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन फाई, और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा P क्रॉस ई, क्या बन जाएगा P क्रॉस ई। अब इसकी वैल्यू अलग अलग एंगल पर अलग अलग होगी। यदि फाई की वैल्यू जीरो है, फाई की वैल्यू जीरो है मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में जो टॉर्क है वो हो जाएगा जीरो, उस केस में टॉर्क हो जाएगा जीरो। यदि फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है तो उस केस में भी टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। और यदि डाइपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पीई। इस केस में P और E दोनों सेम डायरेक्शन में, इस केस में P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे हो। हाँ, अब निकालना है हमें वर्क डन। अभी हमने निकाला टॉर्क, अब हम निकालेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। किसी डाइपोल को यदि रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? देखो, टॉर्क को किसी एंगल पर रोटेट करोगे तो उसकी वजह से निकलेगा वर्क डन। ये ठीक एनालॉगस है जिस तरह से आप लिखते हो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस होता है लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। और अगर आपको एंगुलर के लिए निकालना है तो उसके लिए लिखते हैं W इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। तो हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल है थीटा वन और एक एंगल है थीटा टू। टाउ का मतलब है टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से जो टॉर्क है उसकी वैल्यू है पी साइन थीटा। तो उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हमने कर दिया, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनता है वर्क डन का। वर्क डन इक्वल्स टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। लेट सपोज थीटा वन एंगल जो है वो 0 डिग्री है और थीटा टू एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हो जाती है पीई। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है पीई। एक और केस मान लेते हैं जिसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं थीटा वन इक्वल्स टू 0 डिग्री है और थीटा टू इक्वल्स टू पाई है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू हो जाती है 2 पीई। कितनी हो जाती है 2 पीई। तो अलग अलग एंगल पर आप अलग अलग वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से लिखा है मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चाहो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो एक सिंपल सा तरीका बता दूं। सिंपल सा तरीका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन जो आपके पास आया
वो आया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, उसको नेगेटिव करके लिख दो। ये आया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस को अंदर ले जाओ तो डेल्टा यू इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लिख लो। अगर थीटा 2 की वैल्यू आप 90 डिग्री ले जा रहे हो और थीटा 1 की वैल्यू है थीटा, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा डेल्टा यू, या यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्योंकि ये cos थीटा के फॉर्म में है तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो u उस केस में होगा माइनस पी, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी तो उस केस में u की वैल्यू होगी पीई, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस केस में u की वैल्यू होगी 0। तो ये कहलाएगी स्टेबल कंडीशन, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब है स्टेबल कंडीशन, ये है मिनिमम एनर्जी स्टेबल कंडीशन, ये है अनस्टेबल कंडीशन मैक्सिमम एनर्जी, अनस्टेबल कंडीशन मैक्सिमम एनर्जी, और ये है न्यूट्रल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये फॉर्मूला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, आपके पास दो डाइपोल होंगे, एक डाइपोल ये है P1 और एक डाइपोल ये है P2, इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, लेट सपोज वो R है। तो सबसे पहले तो P1 की वजह से 2 पर हमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, और ये वही फॉर्मूला है जो हमने वहां पर लिखा था EX और EY, उन दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसको लिखने का तरीका क्या है, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 3 P1 डॉट R, R वेक्टर अपॉन R पावर 5 माइनस P1 अपॉन R क्यूब। इसी तरह से 2 की वजह से 1 पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू 2, तो ड्यू टू 2 में क्या चेंज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 P2 डॉट R, R अपॉन R पावर 5 माइनस P2 अपॉन R क्यूब, माइनस 1/R क्यूब। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को 2 पॉइंट पर निकालनी है, 2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखी जाएगी माइनस तो आएगा ही साथ में P2 डॉट E1, और अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर लिखेंगे माइनस P1 डॉट E2, और फिर ये जब मैं एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा और डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी,
तो ये बन जाएगा P1 डॉट पी टू अपॉन आर क्यूब माइनस 3P1R और P2 डॉट आर अपॉन आर पावर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये फॉर्मूला आपको याद रखने, रट्टे मारने हैं। ड्यू टू स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। शेल का मतलब है अंदर से खोखला, शेल का मतलब है अंदर से होलो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आउटसाइड द पॉइंट। आउटसाइड द पॉइंट मतलब ये कोई हमें शेल दिया हुआ है, आउटसाइड द स्फीयर, ये कोई हमें शेल दिया हुआ है, इसके बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है, तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसकी सरफेस पर निकालना है, एट सरफेस, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। और अगर सरफेस पर निकालना है तो सरफेस पर क्या होगा, आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इनसाइड द स्फीयर निकालना है तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल लिखा हो, होलो स्फीयर लिखा हो या स्फेरिकल शेल लिखा हो, आंसर अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अचानक से मैक्सिमम हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो गया डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए या होलो स्फेरिकल शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर है वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू जीरो थी, फिर जीरो से उसकी वैल्यू अचानक इंक्रीज हुई और फिर वापस से वो चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सरफेस के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये अलग केस है। यहां पर लिखा है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल, और कंडक्टिंग तो सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, उसका आंसर सेम रहेगा। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर की वजह से निकालना है, उसके बाहर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा जो एक शेल के लिए होता है, यानी कि KQ अपॉन आर स्क्वायर। स्फीयर के ऊपर वैल्यू हो जाएगी जरूर, आर की जगह आप पुट कर दोगे कैपिटल आर, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर। पर सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर, जिसको आप अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रो जो है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये जो निकाले हुए हैं ये डेरिवेशन से निकाले हुए हैं, पहला तरीका इनका डेरिवेशन है,
दूसरा तरीका है गाउस लॉ से निकाले जाते हैं। गाउस लॉ मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो वो परसों के लेक्चर में या कल के लेक्चर में मैं कराऊंगा, तो मैं कवर करूंगा उसको। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो इनसाइड द स्पेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है आर के, और आउटसाइड द स्पेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो इनसाइड द स्पेयर जो रिलेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, वो आ रहा है लीनियर, लीनियर। और आउटसाइड द स्पेयर जो रिलेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, वो आ रहा है पैराबोलिक, पैराबोलिक। और अगर हमें पूछा जाए कि सरफेस पर रिलेशन कैसा है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि इसकी वैल्यू अचानक से चेंज नहीं हुई है, इसकी वैल्यू यहां पर कंटिन्यूअस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल शेल। मैं बात कर रहा हूं सिलेंड्रिकल शेल। शेल का मतलब है वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, होलो है वो, होलो। शेल का मतलब है होलो, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। देखो, तो एक कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होलो स्पेरिकल शेल की वजह से इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, जीरो हो गया। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखोगे तो वो आएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है। और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखोगे तो आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, जो कि सेम फॉर्मूला है जो हमने एक लाइन चार्ज या लाइन वायर की वजह से फॉर्मूला निकाला था। ये हो गया कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्पेयर। यदि आपको फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग, अंदर से सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर भी आप बोल सकते हो इसको, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए बाहर जो फॉर्मूला है वो सेम आएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहां रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो आर स्क्वायर अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आपको सरफेस पर निकालना है तो सरफेस पर क्या होगा, आर की जगह आप कैपिटल आर रख देंगे, तो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर रख दिया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर हो गया। इनसाइड द स्पेयर जो फॉर्मूला निकलेगा, इनसाइड द सिलेंडर, वो फॉर्मूला निकलेगा रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इनसाइड द सिलेंडर, जो इनसाइड द सिलेंडर है वो ई प्रोपोर्शनल है आर, और आउटसाइड द सिलेंडर है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। और जबकि आपने स्पेयर में जब निकाला था तो वो बना था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर में निकाल रहे हो तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिलेंडर के केस में वो आ रहा है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर? अच्छा, अब एक चीज देखो, कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो पोटेंशियल अभी मैंने बताया नहीं है, फिर भी पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को हम नाम देते हैं मोनोपोल, है ना। पॉइंट चार्ज जो है वो कहलाता है मोनोपोल, यानी कि टोटल चार्ज। तो टोटल जो चार्ज है उसको हम नाम देते हैं मोनोपोल, उसको हम कहते हैं मोनोपोल। तो उस मोनोपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है आर के। और एक शब्द मैंने लिखा था डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, और जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। और एक और चार्ज आएगा आगे जाके, जो मैं जब पोटेंशियल आएगा जब बताऊंगा, वो होता है क्वाड्रिपोल। क्वाड्रिपोल, और क्वाड्रिपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/r4, और v जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r³। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज जो हमने पूरा पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा। कल का जो लेक्चर होगा, पहले सबसे फर्स्ट हाफ में हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की, है ना। पोटेंशियल के बाद जो परसों वाला लेक्चर होगा, कल तो पॉसिबल नहीं है, परसों वाला जो लेक्चर होगा, परसों वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ को, गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर्स। ठीक, तो अब कल मिलते हैं।